तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सबसे पहले ज्ञानवापी की करेंगे। ज्ञानवापी मसले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये सुनवाई मस्जिद कमेटी की याचिका पर की गई। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सर्वे कराने पर ही सवाल उठाए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है तो उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन इससे नमाजियों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वायरल वीडियो है। हालांकि जो वादी प्रतिवादी और कमीशन की कार्रवाई करने वाले तमाम लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये वायरल वीडियो पुराना हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में उस तरीके के साक्ष्य नहीं हैं जो साक्ष्य हमने जुटाए हैं और जो वीडियो हमने बनाया है या जो स्टिल तस्वीरें कमीशन के द्वारा ली गई हैं। सामने वाला जो तहखाना है उसके लिए और जो वजू स्थान है उसके नीचे जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, दीवार है या ईंटें पत्थर है, उसको हटा के जो दरवाजा उसको खोल के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, ये हमारी मांग है। उसमें माननीय न्यायालय अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए भी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। और ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार और ये देखिए, ये जो हमने मांग की दो तरफ है, एक नंदी जी के सामने वाला तहखाना और एक पूर्वी पश्चिम के दोनों जो है दीवारों को बंद करके दरवाजों को बंद कर दिया गया है। ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार जो है वहाँ तक कमीशन नहीं हो पाया है, जाएगा और कमीशन वहाँ तक संभव नहीं होना। एक ब्रैकेटिंग के पश्चिमी द्वार पर जो बंद है माँ सिंगार गौरी के स्थान पर, उसको भी खुलवा, दीवार को खुलवाया जाए, मलबा हटवाया जाए। दीवार नहीं यार, दरवाजा, दीवार नहीं दरवाजा। 2019 से वहाँ पे स्थापित किया गया है, उसका डायरेक्शन। पहले तो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वो फव्वारा है, अब आज अगर ये मान रहे हैं कि 2019 में स्थापित किया गया तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता है इसके बारे में। पर जो भी है शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूफ करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के ट्रायल कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया। इसके बाद रिपोर्ट जमा करने की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर विशाल सिंह के पास आ गई है और इस काम में अजय सिंह उनकी मदद करेंगे। तो वहीं सर्वे टीम से हटाए जाने के बाद अजय मिश्रा ने कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं, उन पर मुस्लिम पक्ष के कहने पर कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि विशाल सिंह के कहने पर उन्हें हटा दिया गया। वहीं सर्वे टीम की तरफ से रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया। मंगलवार की सुनवाई के दौरान ये मोहलत दी गई है। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार सर्वे का विरोध कर रहे हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि ये पूरी कार्रवाई ही उपासना कानून 1991 का घोर उल्लंघन है। अब आज इस पूरे मसले पर वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया है। एक तरफ कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा हटा दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग को सुरक्षित करने की बात हुई है। अब इस पूरे आदेश के बाद ओवैसी का गुस्सा एक बार फिर से ट्रायल कोर्ट के ऊपर फूट गया। उनकी नजरों में शुरुआत से ही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई सही नहीं रही है। बिना मुसलमानों से बात किए उन्हें नोटिस में लिए एक फैसला दे दिया गया। वो पूरी कार्रवाई ही गैर कानूनी रही है, ये उनका कहना है। ज्ञानवापी के मस्जिद के इशू में आप देख रहे हैं कि कितनी एक प्रोसीजरल अनफेयरनेस की एक मिसाल क्रिएट कर दी गई कि सर्वे कमिश्नर तो मुसलमान साइड तो पूछे ही नहीं, मगर दूसरी साइड पूछती है कि इतनी सर्वे भी हो और इनको सर्वे कमिश्नर बना दीजिए। ये क्या है ये? और फिर आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाई कोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आपने अभी बताया कि मथुरा का मसला है, श्रीरंगापट्टनम की एक जामा मस्जिद को कहा जा रहा है, मुंबई में हाजी अली दरगाह के ताल्लुक से अनाप शनाप बका जाता है, कर्नाटका में एक 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसके नए हिस्से को तोड़कर बनाया गया तो वहां पर
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पहुंच गए कि नहीं नहीं वहां पर मंदिर थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीजों को खत्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने हेट कैलेंडर बना रखा है और ये उसी पर काम कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक अस्पताल के उद्घाटन करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सीएम ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया है, रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल कैसे बन गया, रेजिडेंशियल इलाके में अस्पताल कैसे बन सकता है। आपको बता दें कि सीएम ने रविवार को लखनऊ में कैंसर के रोगियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। इसी बीच सपा प्रमुख आज आजमगढ़ के दौरे पर आए हुए थे और ये तमाम बयान उन्होंने दिए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ, वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। कल जो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, रेजिडेंशियल इलाके में अस्पताल कैसे हो सकता है, और उस अस्पताल का नक्शा किसी ने पास किया था तो समाजवादी सरकार ने पास किया था। क्या रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल बन सकता है और मुख्यमंत्री जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं उसका? क्या इलीगल है कि नहीं है? और इलीगल को लीगल किसी ने बनाया तो वो भी बताए सरकार। तो बलिया के भरतपुरा गांव से गरीबों के बीच युवा चेतना ने अन्नदान कार्यक्रम का आगाज किया। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने सैकड़ों लोगों के बीच चावल, आटा, दाल, नमक, चीनी का वितरण किया है। इस मौके पर युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने कहा कि गरीब को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का हमारा प्रयास है और हम ये प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में नहीं, सेवा नीति में विश्वास रखते हैं और गरीब के उत्थान के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। रोहित सिंह ने कहा कि परिवारवादी नेताओं ने भारत को बर्बाद कर दिया। भारत माता को विश्व गुरु बनाने हेतु हम सबको एकजुट होना होगा। आज बलिया के भरतपुरा गांव में युवा चेतना के द्वारा सहयोग कार्यक्रम के तहत अन्नदान योजना का शुभारंभ किया गया है। हम लगातार गरीब को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी क्षमता अनुसार जनता जनार्दन की सेवा में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। युवा चेतना का संकल्प है गरीबी मुक्त भारत बनाना। युवा चेतना का संकल्प है समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। हम राजनीति में नहीं, सेवा नीति में विश्वास रखते हैं और देश के सशक्त, सबल और संपन्न लोगों से अपील करते हैं कि अपने घर के अगल बगल गरीब लोगों की मदद में आगे आइए, अन्नदान कीजिए, लोगों को मजबूत बनाइए और भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित कीजिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने निर्देश किया कि पावन बड़ा मंगल के दृष्टिगत स्वच्छता और पेयजल आदि की आवश्यक व्यवस्था कराई जाए। लोगों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि धार्मिक आयोजनों से सड़क यातायात बाधित न हो। धार्मिक कार्य निर्धारित स्थलों पर ही किया जाना चाहिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने बीजेपी और न्यायालय पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता का कहना है कि न्यायालिका भी बीजेपी की संगत में आकर के उनका पक्ष ले रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी जैसे मामलों को उठा करके
धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञानवापी मस्जिद के माध्यम से एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को दोहराना चाहती है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि 1947 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी पूजा स्थल से छेड़छाड़ करना या न्यायालय में जाना दंडनीय अपराध है। सबसे दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो निचली अदालतें हैं, जैसे इस मामले में आप बनारस के निचली अदालत को देख सकते हैं, या कई जगहों पर हाई कोर्ट तक का भी एक रवैया जो रहा है वो इस कानून के खिलाफ है, जो साबित करता है कि इस देश में न्यायपालिका का एक हिस्सा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को भी मानने से इनकार कर रहा है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने ज्ञापन भी दिलवाया था, आपके ज़िला में भी ज्ञापन दिया गया था, और हम लोगों ने मांग की थी कि ऐसे जिला जज, ऐसे हाई कोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट के इस कानून का उल्लंघन कर। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड मामले में 7 आरोपियों की सजा का ऐलान किया। पूर्व विधायक हत्याकांड में यूपी के टॉप 10 गैंगस्टर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिले की कोर्ट ने इस पूरे मामले में 10 मई को आरोपियों को दोषी पाया था। मामले में 2 दोषियों रिजवान अहमद और अरविंद के फरार होने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रमानंद ने फैसला सुनाया है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कुंटू सिंह पर 75 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के टॉप 10 गैंगस्टर ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह कासगंज जेल में बंद हैं और कुंटू सिंह के साथ ही मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रमपत की पेशी वर्चुअली तौर पर हुई। 4 लोग जो उसमें 7 CLA 147 में थे, जिसमें 2 लोग फरार हो गए, रिजवान और विजय। मृत्युंजय और दिनेश को 2 लोगों को सजा 2-2 वर्ष की 147 में हुई है और 7 CLA में 6-6 माह की। और 2 अभियुक्त जो है, एक अभियुक्त जो ये बचे थे, क्या नाम है, शिवप्रकाश उर्फ प्रकाश, इनको सजा हुई है आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 वर्ष का अर्थदंड, अर्थदंड न जमा करने की स्थिति में 1 वर्ष का सश्रम कारावास। हाँ, 10,000 अर्थदंड। और कितने लोग आज उपस्थित रहे हैं? 4 लोग उपस्थित थे, जिसमें एक मऊ से आए थे दुर्विजय और 3 लोगों को ही रोका गया था। खबर अब यूपी के संत कबीर नगर से, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी पर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे ऐसे धर्म में लाना चाहती है जिसे वो पसंद नहीं करता। ये पूरा मामला खलीलाबाद शहर कोतवाली अंतर्गत औरही गांव का, जहां पर राम अजोर नाम के युवक का आरोप है कि वो चर्च के प्रार्थना स्थल में ढोल बजाता था, जहां चर्च में उसकी मुलाकात उसके ही जाति की एक लड़की से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। शादी के कुछ ही साल बाद उसकी पत्नी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब उसने अपने धर्म को परिवर्तित करने से इनकार किया तो वो उसे छोड़कर चली गई। बहका के शादी किया, मैं जान नहीं पाई पूरा। जब तुम बहक के शादी कर सकती हो तो बहक में धर्म लेकिन वो कहा मैं यीशु मसीह को मानूंगा, तो क्यों नहीं मान रहा है यीशु मसीह को? जब नहीं मान रहा है तो मैं कैसे उसके साथ रहूँगी? अच्छा, जब वो मानेगा तभी रहूँगी। हाँ, जब वो मानेगा तभी रहूँगी। अभी दिक्कत यही है, हम चाह रहे हैं कि हमारे घर जाए या रहे, और कुछ भी हो, मान रहे तो माने, हम नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम उसको खर्चा देने के तैयार हैं कि उसको खर्चा देंगे, हमारे साथ रहे, हमारे घर पे रहे, बच्चों को देखे, हमारे घर को देखे, उसको खर्चा देंगे हम अपने घर पर। और वो कह रही है कि नहीं जाएंगे हम लोग ट्रस्ट है, हम लोग सेवा करने के लिए भारत सरकार का लाइसेंस हम लोग को मिला है। कृपया आप लोग से विनती करता हूँ, सच्चे सच कहता हूँ, सच्चा परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को सेवा करने वाले लोग हैं। हम लोग धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण नहीं करते। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में 13 मई को छेड़छाड़ की घटना को लेकर
तहसील सदर में तैनात एक संविदा कर्मी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दिया था, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने भी संविदा कर्मी को कुछ पुलिस कर्मियों के साथ सरेआम पीट डाला, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर के अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में जांच के लिए टीम गठित की है। पूरे सभी पक्षों की जांच कर लें किसकी क्या गलती रही, और 3-4 दिन का टाइम, 3 दिन बीत गया, आज उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसमें अग्रिम विधिक और विभागीय जो भी कार्रवाई बन सकती होगी हम करेंगे। जिलाधिकारी से भी हमने अनुरोध किया है कि चूंकि वो तहसील कर्मी है तो वो भी अपने स्तर से कार्रवाई करें, और अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और पास ही मौजूद शाही मस्जिद को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता जा रहा है। जिला कोर्ट में इसी को लेकर के 2 याचिकाएं दायर की गई। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कई बड़े दावा किए हैं। याचिका में क्या दावा किया गया है और इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई के लिए कौन सी तारीख तय की है, आपको खास रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश होगी। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में आपने एक उद्घोष तो सुना ही होगा कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा में होता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी संबंध में मथुरा की जिला अदालत में 2 याचिकाएं दायर हुई। इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता ने कई बड़े दावे किए हैं। पहली याचिका में दावा किया गया कि जन्मभूमि के कटरा केशव देव मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था, और दावा है कि मंदिर के अवशेषों पर ही शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया है। हम लोगों ने श्री कृष्ण जन्म स्थल पे जो इंक्रोचमेंट है मुस्लिम पक्षों का, उसको हटाने के लिए एक पिटीशन फाइल की। हम लोगों ने ये पिटीशन सेक्शन 92 रेडविद सेक्शन 91 CPC में दाखिल की, ये कहते हुए कि अभी तक जो सारे वाद दाखिल हो रहे थे, ये कहते हुए दाखिल होते थे कि साहब हम एज एन भक्त आ रहे हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कि हम एज एन भक्त हैं, मगर साथ में हम चाहते हैं कि पूरे हिंदू समाज को एक साथ हम लोग रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हर हिंदू की एक ही अभिलाषा इस समय पे है काशी विश्वनाथ के प्रकट होने के बाद में, कि साहब यहाँ पे भी चीज़ें सही हो जाएं। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 मई की तारीख को तय किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मामले से जुड़े दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। आपको बता दें कि ये याचिका लॉ की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने दायर की है, तो वहीं दूसरी याचिका भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद को लेकर जुड़ी है। इस याचिका में जन्मभूमि को लेकर याचिकाकर्ता ने कई गंभीर दावे किए हैं। दूसरी याचिका में ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की गई। ईदगाह में सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका जताई गई है। साथ ही ईदगाह परिसर में श्री कृष्ण जन्म स्थान के सबूत होने का दावा है, और ईदगाह को सुरक्षा अधिकारी की निगरानी में रखने की मांग की गई है। न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वो उस पूरे परिसर को सील किया जाए, प्रतिवादियों को जाने से रोका जाए, या कोर्ट चाहे तो वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दे, तो वो सुरक्षा अधिकारी पर्टिकुलर शाही ईदगाह के मस्जिद के जो हमारे चिन्ह हैं उस एरिया को पर्टिकुलर रूप से देखेगा। इस याचिका पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि याचिका को प्राचीन केशव देव मंदिर की तरफ से दायर किया गया। दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई अगर आगे बढ़ती है तो जाहिर तौर पर मथुरा भी मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर एक नया अखाड़ा बन जाएगा। फिलहाल वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा असंतोष है, और जब मथुरा में इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होगी तब वहां क्या माहौल रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता टीवी के लिए सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। बात उत्तराखंड की करते हैं। देहरादून में आज मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आवास स्थित कैंप कार्यालय से आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये एम्बुलेंस डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने CSR के तहत प्रदेश को दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी संस्थान अगर अपनी सामाजिक दायित्वों को निभाएंगे तो उत्तराखंड के लोगों का जनजीवन जो है वो और आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे और सीईओ डिक्सन टेक्नोलॉजी के राजीव लोनियाल भी मौजूद रहे। प्रेस क्लब हरिद्वार में आज ऋषिकेश नारद मुनि की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। देव ऋषि नारद जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिरकत करी और चारधाम यात्रा पर बोलते हुए कहा, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। चंपावत उपचुनाव को लेकर 31 मई को मतदान होना है। ऐसे में जहां भाजपा सरकार के मंत्री और संगठन पदाधिकारी चंपावत विधानसभा में प्रचार करते नजर आ रहे हैं तो कांग्रेसी नेताओं की दौड़ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पर नजर आ रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम ग्राउंड जीरो पर किया है और भाजपा को विजय अच्छी मार्जिन से मिलेगी, जबकि कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का तर्क है कि बीजेपी सत्ता में है और इसका फायदा उठा रही है। सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने चुनाव को जीतने के लिए। अभी सुबह एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से सरकारी गाड़ी पे और आने वाली जो योजनाएं थी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन योजनाओं का वीडियो चलाया जा रहा था। तो ये अपने आप में आचार संहिता का खुला जो है उल्लंघन है और अगर चुनाव आयोग इसमें शांत बैठा है तो ये स्पष्ट कर रहा है कि चुनाव आयोग हो या शासन प्रशासन हो वो मुख्यमंत्री जी के दबाव में कार्य कर रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं, पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर गंभीर है। बूथ तक की रचना बना करके हम चुनाव में लगे हैं और हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक वोटों से कांग्रेस को पराजित करना। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला समय बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।